प्रोफेशन आपसे इतना समय मांगता है, तो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस की फिलॉसफी है, क्या एक्चुअली में ये इम्प्लीमेंट हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लीगल प्रोफेशन में है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मिथ। इतने सारे लॉ स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने बचपन से हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, उन्हें हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए, क्या ये इम्पोर्टेंट है? इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये है कि जो मटेरियल है, जो लिटरेचर है, बहुत ज़्यादा वो इंग्लिश में अवेलेबल है। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्पीकिंग इन इंग्लिश, इट्स ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग इन इंग्लिश। So for so many young lawyers who can actually serve, who can actually make a difference, and there would be things that would happen to them that they would just feel to just drop the practice. केवल इस प्रोफेशन में IQ मैटर नहीं करता है, एज आई टोल्ड यू। इसमें आपका SQ जिसको हम सोशल क्वोशंट बोलते हैं और EQ जिसको हम इमोशनल क्वोशंट बोलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। Now when someone is starting their practice, तो ये जो क्वेश्चन है कि उन्हें क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, इसका कोई यूनिवर्सल आंसर हो ही नहीं सकता कि हाउ टू गेट द क्लाइंट। हर एक सक्सेसफुल एडवोकेट की अपनी अलग अलग स्टोरी है कि उनको कैसे क्लाइंट मिले, उन्होंने कैसे उनको संभाला और कैसे उसको लेके वो आगे बढ़े, वो कितना फ्रूटफुल निकले, कितना वर्दी निकले उन क्लाइंट्स के लिए। It's nice to be sitting again with you, Pawan, and discuss so many things under the sky. हमारे लास्ट डिस्कशन में हमने एक लॉ स्टूडेंट को कितनी सारी बातें हैं, कितनी सारी चीजें अगर पता हो, अगर वो अपने जहन में रखे, तो चीजें उनके लिए कितनी आसान हो जाएंगी, हमने इस बारे में डिस्कशन की थी। एंड एक्चुअली में कितने लॉ स्टूडेंट्स ने हमें बताया भी कि उन्हें इन सब चीजों से कितना बेनिफिट हुआ, कितनी सारी ऐसी बातें थी जो उनके जहन में थी, जो वो फील करते थे, एंड दे एक्चुअली गॉट द आंसर्स फॉर इट। Similarly, ऐसे हमारे लॉ के फील्ड में there would be so many young professionals, young lawyers. If they just know some things, it would just be so much easier for them to walk this path. So I'll just throw some of these questions at you, which we just think is very relatable for a lot of young lawyers. Please go ahead. हम जब भी किसी जॉब की बात करते हैं, the first thing that clicks in our head is a 9 to 5 job. Do you think this 9 to 5 rule applies to a young lawyer as well? You meant to say the practicing advocate? Yeah. No, not at all. तो जनरली ये मिथ होता है कॉमन लोगों के दिमाग में कि जो लॉयर होते हैं वो केवल 9 से 4 या 9 से 6 या 9 से 8 काम करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए, कोई भी जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है उनके काम 4 से 5 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जो 9 से 4 का जो टाइम है, ये हमारा डिलीवरी टाइम होता है। 10 से 4 का जो टाइम होता है, हम 9 बजे सो के उठते हैं, 8 बजे कोई उठता है, कोई 5 बजे उठता है, डिपेंड करता है अपनी टाइमिंग पे। हम रेडी होते हैं, हम 10 बजे कोर्ट जाते हैं। 10 से 4 केवल हमने जो केसेस हैं उसके हमें उनको डिलीवर करना है कोर्ट में, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। आफ्टर 4 हम जब शाम को वापस आते हैं, तो उसके बाद में फिर हमारी क्लाइंट मीटिंग्स होती हैं। वो क्लाइंट मीटिंग्स का टाइम होता है 5 से 7, 5 से 7:30, 5 से 8, कंटिन्यूसली क्लाइंट मीटिंग्स होती हैं। फिर क्लाइंट मीटिंग्स के बाद हमारा ड्राफ्टिंग का टाइम होता है। अब हमें जो मैटर्स हमारे पास आते हैं, जो जिसकी वजह से कई लोग आपको फीस देते हैं कि सर आपको ये मैटर ड्राफ्ट करना है, या हमारे एसोसिएट्स ड्राफ्ट कर रहे हैं लेकिन हमको उसको सुपरवाइज करना है, तो फिर उसका टाइमिंग आता है 8 बजे के बाद में, 8 से 10, 11 जितने भी बजेंगे। और फिर कल जो मैटर्स लगे हुए हैं 10 से 4 के बीच में या 10:30 से 4 के बीच में, हमें फिर उनकी डिलीवरी देनी है, तो हमें उन मैटर्स को भी पढ़ना पड़ता है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, कई बार मुझे 4 बजे सोता हूं मैं, कई बार 3:30 बजे, कई बार 2 बजे। तो ये रेगुलर है कि हम, ऐसा कोई दिन नहीं होता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन ये ऐसा हो जाता है कि एज एन यंग एडवोकेट आपके पास में इतना ज्यादा प्रेशर होता है काम का कि रोज आपको 2 बज जाता है, 3 बज जाता है। Do you think the reason for this might be is the profession over demanding, या फिर इसमें बहुत attention to detail चाहिए? डिपेंड करता है। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एडवोकेट जो एक अटेंशन टू डिटेल में भी जाते हैं, या जो बहुत ऊपर से फाइल पढ़ लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टार्टिंग का 5 साल का जो टाइम पीरियड रहता है किसी भी यंग एडवोकेट के लिए, 5 से 10 साल का, ये बहुत ही डिफाइनिंग फेज रहता है, वेरी क्रूशियल, बहुत क्रूशियल रहता है। तो अगर वो जितनी ज्यादा तैयारी करके जाएगा मैटर की, उतना ज्यादा उनके लिए अच्छा है। इसलिए हमको थोड़ा सा डिटेल में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बट व्हेन यू आर अ सीजन्ड लॉयर, व्हेन यू हैव क्रॉस्ड दैट टाइम, उसके बाद भी आपको लगता है कि आप अपने आप को वो टाइम दे सकते हो, या उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस है? मैं सीनियर एडवोकेट, मैं बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स को जैसे ब्रीफ करते हैं हम लोग, देखते हैं टॉप नॉच सीनियर एडवोकेट्स को, हमें ये समझ में आता है कि वो तो और भी ज्यादा बिजी हैं। उनके पास एक दिन में 10 से 15 मैटर्स आर्ग्यूमेंट करने के लिए, और हर एक मैटर जो फाइल है 400-400, 500-500 पेज की फाइल है, और आप समझ सकते हैं कि उनके पास 10-10, 12-12 मैटर्स हैं उनको करने के लिए। तो और ऐसा भी नहीं है कि वो विदाउट प्रिपरेशन उस मैटर में चले जाते हैं आर्ग्यूमेंट करने के लिए। दे विल रीड ईच एंड एवरी पेज वेरी वेरी केयरफुली। वो उस मुकाम पे भी वजह से यस, उन्होंने, हम जनरली ये देखते हैं कि कोई सीनियर एडवोकेट है तो कितना पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने अपनी ऊंची एड़ी का जोर लगाया है उस मुकाम पर पहुंचने के लिए, उस स्टेज पर पहुंचने के लिए उन्होंने जो मेहनत की है, हम वो बिल्कुल भी दरकिनार कर देते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत की उन लोगों ने उस स्टेज पर पहुंचने के लिए। तो हमें केवल उनका जो आज गोल्डन साइड है वो ना देखे कि जो उनकी हार्डवर्क है, जो उनका डेडिकेशन रहा है,
हमें वो फॉलो करने की बहुत And as a जरूरत young है। lawyer, we must follow that. We must follow that. We must follow that. So Pawan, you told us कि be it a young lawyer or be it a seasoned lawyer, ये जो एक्सपेक्टेशन है वो आपसे हमेशा किसी ना किसी अलग वजह से रहेगी कि आप कितना समय देते हो। नाउ अब आपका प्रोफेशन आपसे इतना समय मांगता है, तो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस की फिलॉसफी है, क्या एक्चुअली में ये इम्प्लीमेंट हो सकती है? मेरा जो ओपिनियन है पर्सनली, हालांकि मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 8 से 9 साल ही मैं प्रैक्टिस करते करते, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है, एक बहुत फेमस फ्रेज है इसमें, दैट लॉ इज अ जेलस मिस्ट्रेस, है ना। ये बिल्कुल करेक्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लीगल प्रोफेशन में है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मिथ। और जो भी एडवोकेट बोल रहे हैं ऐसा, आप उनकी फैमिली से पूछिए। बहुत सारे एडवोकेट जो प्रोजेक्ट करते हैं दैट दे आर बैलेंसिंग देयर लाइफ। मैं केवल गुड एडवोकेट्स की बात कर रहा हूँ, जो सच में बहुत मेहनत करने वाले एडवोकेट्स हैं, जो जाके कोर्ट में मैटर आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, बिकॉज देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एडवोकेट। तो अगर कोई आर्ग्यूइंग काउंसिल है, यस, तो अगर कोई आर्ग्यूइंग काउंसिल है जो सच में ड्राफ्टिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, आप उनकी फैमिली से पूछिए एक बार जाके, क्या वो वर्क लाइफ बैलेंस कर पा रहे हैं, उनसे मत पूछिए, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्क लाइफ बैलेंस इज जस्ट अ मिथ। This also sets the expectations right. Yes. और दूसरी बात हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे प्रोफेशन में अगर आप देखोगे, मैं किसी को बताऊंगा, इट्स नॉट 9 to 9 जॉब, 9 to 2 भी है, 9 to 4 भी है। तो बहुत सारे लोग इसमें डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि सर इतना कैसे पढ़ पाएंगे। तो अगर आपके दिमाग में ये सब चीजें हैं, मैं हमेशा वार्न करता हूँ लोगों को, अगर आपके दिमाग में ये सब चीजें कि आप आवर्स को कैलकुलेट कर रहे हो कि आपको इतने घंटे काम करना है, तो आप प्लीज इस प्रोफेशन में मत आइए। इट्स नॉट इवन पॉसिबल। यस, ये प्रोफेशन ही तभी उन्हीं लोगों के लिए जिनको सर्व करना है। अगर आप मनी माइंड से आएंगे या कोई और थॉट आपके दिमाग में 9 to 5 का जॉब है, आप कंफर्टेबल होना चाहते हैं एक पीरियड के बाद, आप नहीं कर सकते हैं। आपको कंप्लीटली डेडिकेट होना पड़ेगा इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के प्रति। एज अ यंग लॉयर आपका एटीट्यूड जो है वो बहुत मैटर करता है। एज अ यंग लॉयर एंड इवन एज अ सीनियर लॉयर, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो यंग एज में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ऊपर जाते जाते वो बहुत अच्छा फिर नहीं कर पाते हैं। तो इट्स नॉट, ये थ्रू आउट लाइफ आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, थ्रू आउट लाइफ आपको बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होना है इस प्रोफेशन के प्रति, और ये ऑटोमेटिकली आएगा। इट्स नॉट कि आपको कुछ करना है। आप अगर किसी को सच में प्यार करते हैं, आपके अगर सच में किसी के लिए चाहत है, तो अपने आप आपको खींचेगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। Yeah, automatically you will fall for it. So that's the thing. This point in this journey where you are as a young lawyer, आप इस स्टेज पे बहुत सारे अपने दोस्तों, बहुत सारे अपने नोन लोगों के कांटेक्ट में रह के आए हो. So now when you are a young lawyer, do you think जो आपके colleagues है, people who were once your acquaintances or friends, do you think उनसे आपको actually help मिलती है? And अगर मिलती भी तो किस तरह की मिलती है? Or even to set this expectation that your colleagues or people you have known in time would help you, is it right or wrong? बहुत सारे, जब मैं लॉ इंटर्न्स को हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखता हूँ, किसी भी लॉ कॉलेज से हैं वो, उनकी आंखों में एक चमक होती है, उनकी आंखों में एक चाह होती है कि वो कल के दिन यहाँ पर होंगे, उनको कोई सिखाएगा, उनकी कोई मदद करेगा। लेकिन मैं ना उनको बहुत हार्श रियलिटी बताना चाहूंगा, और वो हार्श रियलिटी ये है कि यहाँ पर कोई भी आपके सपनों को पूरा करने के लिए नहीं है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा हुआ है। चाहे मैं शहर की बात करूं, चाहे मैं इस देश की बात करूं, चाहे मैं इस दुनिया की बात करूं। एक बहुत मैंने कुछ लाइन सुनी थी कुछ दिनों पहले, और वो ये था कि कैसे एतबार करें इंसान की मोहब्बत का वो लोग जो मैयत में रोते हैं, 13वीं में पूड़ियां गरम मांगते हैं। तो मुझे लगता है बहुत really hits a chord. हाँ, और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अच्छे लोग आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप अच्छे हैं, आपका अगर कैरेक्टर अच्छा है, अगर आपके दिमाग में वो इंटेंशन नहीं है कि आप किसी को चीट करेंगे, आप किसी को अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना चाहते हैं, आपका अगर दिल अच्छा है, पायस है, सिंप्लिसिटी है आपके अंदर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू विल फाइंड द सिमिलर कैटेगरी ऑफ पीपल। मैंने भी कुछ दिनों पहले लिखा था अभी सोशल मीडिया में, स्नेहा, की लाइफ इज लाइक अ प्लेइंग चेस इन chess.com। अगर आपकी chess.com में अगर आप किसी ने चेस खेला होगा तो आपको पता होगा कि जैसे अगर किसी की 900 रेटिंग है, 900 रेटिंग है, सामने भी उसको 900 रेटिंग वाला प्लेयर मिलता है। अगर आपकी 2000 रेटिंग है, आपको सामने भी 2000 रेटिंग वाला प्लेयर मिलता है। आपको ओपोनेंट इस दुनिया में वैसे ही मिलते हैं जैसे आप हैं। अगर आप ऑनेस्ट हैं, आप सिंपल हैं, आपके काउंटर पार्ट भी वैसे ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप चीटर हैं, आप अनड्यू एडवांटेज लेने वाले लोग हैं, आप अपना हर जगह फायदा देखते हैं, तो आपका नेचर आपके साथ में काउंटर पार्ट भी वैसे ही बैठाएगा। और इससे रिलेटेड मैंने कुछ लाइंस पढ़ी थी स्नेहा, कि बात सजदे और नियत की है, मैं खाने में हर कोई शराबी और मस्जिद में हर कोई नमाजी नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप सच में अच्छे हैं, सिंप्लिसिटी अगर आपके अंदर है, तो आपको वो लोग मिल जाएंगे जैसे आप हो।
जैसे एक मैं बोलूंगा, अगर कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है तो उसको उसके जैसे लोग दोस्त के दोस्त बन जाते हैं। कोई लड़का या लड़की जुआ खेलती है तो उसको उसके जैसे लोग उसकी संगत बन जाती है। तो अगर आप अच्छे हैं तो यू विल फाइंड ऑल गुड पीपल अराउंड यू। इट्स मोर अबाउट द पर्सन यू आर। डेफिनेटली। सो बिफोर बिकमिंग अ गुड एडवोकेट यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोग उल्टा सोचते हैं कि उनको लगता है कि अगर इस प्रोफेशन में आना है तो उनको एकदम चोर बनना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा, एकदम क्रूअल होना पड़ेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जैसे हो, आप अपने कलीग से भी वही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज दैट इज जस्ट व्हाट यू अट्रैक्ट। यस। सो इतने सारे लॉ स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने बचपन से हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है। नाउ व्हेन दे हैव एक्चुअली बिकम द लॉयर्स एंड दे हैव टू आर्ग्यू अ केस इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, डू यू थिंक देम बीइंग बाइलिंगुअल, उन्हें हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए? क्या ये इंपॉर्टेंट है? ओके, तो इस टॉपिक को लेट्स नॉट go only in हिंदी और इंग्लिश, लेट्स गो एज पर द रीजनल लैंग्वेजेस। ऐसा है, बहुत सारे मेरे पास भी मैसेजेस आते हैं लोगों के, वो बोलते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट जब लॉयर बन जाता है, या कोई भी लॉयर अगर उनको केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो कर्नाटका से हो, केरला से हो, और बीट फ्रॉम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, तो उनको क्या इंग्लिश आना जरूरी है कि नहीं है? तो मैं इसका आंसर दूंगा कि इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम ये है कि जो मटेरियल है, जो लिटरेचर है, बहुत ज्यादा वो इंग्लिश में अवेलेबल है। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्पीकिंग इन इंग्लिश, इट्स ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग इन इंग्लिश। तो जैसे मैं आपको बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे बिफोर द मेमोरी फेड्स है, रिटन बाय फाली नरीमन, या मैं आपको द आर्ट ऑफ लॉयर बताऊं जो जस्टिस हिदायतुल्लाह ने लिखी थी, एडिट किया था, बहुत सारे आर्टिकल्स का कलेक्शन था। आपको ऐसी बुक्स हिंदी में नहीं मिलेंगी, तो आप कैसे पढ़ोगे? दूसरी बात यह है कि जो बहुत सारे जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, जहां तक मुझे पता है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने एक एप्लीकेशन बनाया है एक एआई के थ्रू, जिसमें केवल अराउंड 9423 जजमेंट्स को अभी तक केवल ट्रांसलेट कर पाए हैं हम। हालांकि एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है, बट स्टिल अगर आपको कोई जजमेंट्स पढ़ने हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो आप पूरे जजमेंट्स कैसे पढ़ पाएंगे अगर वो हिंदी में अवेलेबल ही नहीं है, आपको मलयालम में अवेलेबल ही नहीं है, आपके कन्नड़ा में वो अवेलेबल ही नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी आप पढ़ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एमपी में बैठे हैं, आपको कर्नाटका हाईकोर्ट का कोई प्रोपोजिशन ऑफ लॉ ऐसी है जिसमें कर्नाटका हाईकोर्ट या बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट है जो आपके केस को सपोर्ट करता है, आप कैसे पढ़ेंगे उसको? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है, बट आपको इंग्लिश रीड करना बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सो इंप्रूविंग इंग्लिश इज वेरी important, is essential to groom your practice, to groom your personality in future। आपको अगर बहुत अच्छा करना है इस प्रोफेशन में, एक्सेल करना है इस प्रोफेशन में, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करें, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करें। सो हमारा सिस्टम ऑब्वियसली फॉर एवरी काइंड ऑफ पीपल, दे आर टेकिंग अ स्टेप ऑन द रोड, बट अंत में मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स रिमेन्स इन इंग्लिश। यस, आई एम नॉट सपोर्टिंग कि हिंदी और इंग्लिश डिबेट, बट बहुत सारे हिंदी में भी ऐसा लिटरेचर है जो मुझे लगता है कि जिनको इंग्लिश आती है, जिनको हिंदी नहीं आती, उनको हिंदी भी सीखनी चाहिए। अब मुंशी प्रेमचंद यू विल नॉट फाइंड इन इंग्लिश, अब हो सकता है कुछ एक दो चीजें हों, बट देयर इज सम लिटरेचर विच यू विल ओनली फाइंड इन इंग्लिश। नीरज की कविताएं हैं या कुछ है, बहुत सारी चीजें सीखते हो। लॉ इज नॉट ओनली अबाउट नोइंग द लॉ, दिस इज द ब्यूटी इन द लॉ। नॉलेज हर तरफ से आपको होनी चाहिए। आपके पास फिलोसफिकल नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कविताओं की नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास शेर और शायरियों की नॉलेज होनी चाहिए, उर्दू की नॉलेज होनी चाहिए। तो हर एक चीज आपके पास होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी लॉ में, अगर आपको बहुत अच्छा करना है। Because it all adds to you as a person and as a professional. We are all spoilt with options these days. So अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी यंग लॉयर को जब उसके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो what do you think they should think about when they're choosing these options, and what is it that they must know about it? मेरे हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति कोई फील्ड चूज करना चाहता है, तो पहली चीज उसको जाना चाहिए कि क्या मन कर रहा है उनका जो इनर कॉन्शियंस है वो किस फील्ड को सपोर्ट कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति, मैंने देखा है कि क्रिमिनल लॉ में अगर वो जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनको क्रिमिनल लॉ में जाना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर आईपी में उनका मन करता है, उनकी रिसर्च पेपर अगर उनको लिखने का मन करता है, उस पर्टिकुलर फील्ड में पढ़ने का मन करता है, डेफिनेटली आप उस फील्ड में जाइए, क्योंकि ये प्रोफेशन बहुत ही, इट्स अ लॉन्गेस्ट जर्नी। जब तक आपकी डेथ नहीं होती है तब तक आप इस पर्टिकुलर फील्ड में रहने वाले हो। और जैसे कि मैंने आपने जो प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने आपको बताया था कि इस फील्ड से हमें प्यार होना चाहिए, और प्यार जबरदस्ती नहीं हो सकता है ना। तो आपको जिस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, डेफिनेटली आप उसमें जाइए। कई बार बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होती हैं लोगों की, कि होम लोन है या कुछ है, उनके लिए मैं भी बात नहीं कर रहा हूं। उनका एक अलग से वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट देयर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, लेकिन एक जनरल लोगों की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि किस फील्ड में स्कोप है स्पेसिफिकली, तो मेरा इसमें यह आंसर रहेगा कि आजकल जितने भी लॉ स्टूडेंट पास हो रहे हैं नेशनल लॉ स्कूल से, या जो भी बहुत टॉप नॉच कॉलेजेस हैं इंडिया के या कहीं के भी, वो सब ऐसी फील्ड्स में जा रहे हैं जो एकदम नई स्ट्रीम है ना। स्पेस लॉ, मर्जर एंड एक्विजिशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब जगह पर जा रहे हैं। आर्बिट्रेशन, जिसको हम ADR बोलते हैं,
मेरे हिसाब से अभी जो बहुत अच्छा स्कोप है वो ट्रेडिशनल लॉ सब्जेक्ट्स में है, क्योंकि यहां पर ना सारी क्रीम जो है वो शिफ्ट हो चुकी है जो न्यू स्ट्रीम्स हैं लॉ की। तो जो ट्रेडिशनल लॉ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो गए हैं, जैसे क्रिमिनल साइड है, ऐसी साइड पर अब वो क्रीम है नहीं। तो अगर आपको लगता है कि आप क्रीम हैं, आप नॉलेजेबल हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, बिकॉज यू विल बी रिस्पेक्टेड। डोंट गो फॉर द रैट रेस, क्योंकि हर व्यक्ति एडीआर की तरफ भाग रहा है, हर व्यक्ति इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की तरफ भाग रहा है, हर व्यक्ति टैक्सेशन की तरफ जा रहा है। यू शुड चूज नाउ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, बहुत ज्यादा स्कोप रहेगा उसमें आने वाले फ्यूचर में। So I think everyone must note, if they were to take your advice, this is what it would be. Definitely. A lot of these young lawyers, once they have graduated, they all find themselves at a point जब उन्हें नहीं पता है कि whether उन्हें law practice करनी है या नहीं करनी है, and जिनको करनी है, what does it take for them to convince their parents about it? ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है स्नेहा। ज्यादातर मैंने ये विमेन्स में देखी है कि वो चाहती हैं प्रैक्टिस करना। बहुत सारी विमेन हैं जो चाहती हैं कि वो 30,000 कोर्ट में प्रैक्टिस करें, पटियाला हाउस कोर्ट में करें, हार्डकोर प्रैक्टिस करें क्रिमिनल लॉ की, बट उनके पेरेंट्स उनको मना करते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कन्विंस करना आपके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए ये आपके ऊपर है कि आप कैसे कन्विंस करते हो। एक मुझे यहाँ पर स्टोरी याद आती है स्नेहा, लैला मजनू की, जहां पर मजनू लैला से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो पागल हुआ रहता है, पूरे गांव में यहाँ वहां भागता रहता है लैला के प्यार में। और राजा फिर एक दिन जो उस गांव के रहते हैं वो उनको बुलाते हैं और राजा उनसे बुला के पूछते हैं कि मजनू तू क्यों पागल हुआ पड़ा है लैला के प्यार में, और उससे भी सुंदर लड़कियां से मैं तुम्हारी शादी करवा सकता हूँ। यहाँ पर देखो 10 लड़कियां खड़ी हैं, तुम किसी को भी चूज करो, मैं तुम्हारी उससे शादी करा दूंगा। तो वहां पर जो राजा है वो एक और चीज उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या है लैला में, मैंने लैला को देखा है, वो इतनी सुंदर भी नहीं है। तो मजनू वहां पर लैला को आंसर करता है कि लैला की सुंदरता को देखने के लिए राजा आपको मजनू की आंखें चाहिए। सो कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज से आपको प्यार है, हो सकता है वो सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ पाए, क्यों ही ना वो आपके पेरेंट्स हों, लेकिन आपके दिमाग में और दिल में अगर इतना ज्यादा प्यार है किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिकली द थिंग्स विल फॉल और नेचर उससे आपको मिलाने की मदद करेगा। डेफिनेटली। तो नेचुरल चलिए और वो अपनी आंखों में उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए डेडिकेशन और प्यार दिखाइए और अपने आप को आपको मिल जाएगा। यस, जो मजनू ने लैला के लिए दिखाया था। आई थिंक बहुत सारे यंग लॉयर्स ये सोचते होंगे दैट यू हैव ग्रेजुएटेड एंड यू कैन जस्ट फ्लाई सोलो, बट इज इट ट्रू दैट यू कैन फ्लाई सोलो और यू डू नीड अ मेंटोर इन द बिगिनिंग ऑफ योर करियर? यस, तो जो मुझे लगता है कि आपको मेंटोर्स की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि लॉ एक ऐसी फील्ड है जहां पर हर एक चीज किताबों में कन्फाइंड नहीं है। अभी भी बहुत प्रैक्टिकल फील्ड, अभी भी बहुत ज्यादा जगह पर स्नेहा ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं प्रैक्टिकली इन रिलेशन टू एविडेंस और इन रिलेशन टू डीप इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, जो मुझे लगता है कि अगर कोई मेरे ऐसे सीनियर होते है ना, तो मैं बहुत उनको सॉल्व करा सकता था, बहुत अच्छे से सॉल्व करा सकता था। तो बहुत सारी चीजें इस तरीके की रहती हैं, डीप रूटेड रहती हैं। पहला तो ये, दूसरा ये रहता है स्नेहा कि जब हम इस प्रोफेशन में आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ग्राफ रहता है एकदम शूट अप करता है, स्टार्टिंग में बहुत जोश होता है प्रैक्टिस करने के लिए, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। वहां पर उसको बूस्ट अप करने के लिए हमें अपने मेंटोर की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई भी व्यक्ति जब जिम जाता है और अगर वो पुशअप्स करता है ना, तो स्टार्टिंग में वो बोलता है कि मैं 25 पुशअप मारूंगा या 30 पुशअप मारूंगा, एकदम डिटरमिन्ड रहता है वो स्टार्टिंग में करने के लिए। लेकिन क्या है, जैसे ही आप अपने गोल की तरफ आगे जाएंगे, आपका जो माइंडसेट है वो वीक होता जाता है, आपकी जो विल पावर है उसके हिसाब से वीक होती जाती है। स्टार्टिंग में आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग रहती है कि मैं कर जाऊंगा, लेकिन जैसे ही आप अपने गोल की तरफ जाएंगे वो विल पावर कम होती जाती है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे आपने बोला कि मैं 25 पुशअप मारूंगा, आप जैसे ही 10 की तरफ जाएंगे, आपका माइंड आपको बोलना स्टार्ट करेगा, अरे कोई नहीं, कल मार लेना, क्या हो गया, तबीयत खराब हो जाएगी। 15 की तरफ जाएंगे, आप बोलोगे नहीं, आप लड़ेंगे, आपकी विल पावर उससे लड़ेगी। आप 15 की तरफ जैसे ही जाएंगे, आपका दिमाग आपको और बोलेगा, अरे बुखार चढ़ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, फिर कैसे करोगे, फिर आप और लड़ते हैं उससे, फिर आप 20 पे पहुंचते हैं, फिर आप 22 पे पहुंचते हैं, और 22 होते होते आपकी जो विल पावर है वो वहां पर टेस्ट होता है उसका। आपका माइंड आपको बोलना स्टार्ट करता है कि नहीं, इसको बिल्कुल ही छोड़ दो, वरना तुम एकदम आप अभी की भी जो एक्सरसाइज बची हुई है आप वो भी नहीं कर पाओगे। यहां पर आप टूटना स्टार्ट कर देते हो जब ये 23-24 जो बचा है, आपकी जो सक्सेस है, उसके बीच में जो 23 और 24 पुशअप्स बचा हुआ है, वहां पर मेंटोर की जरूरत पड़ती है। यस, वहां पर वो आता है और वहां पर इंकरेज करता है, वहां पर वो आपको मारता है, पीटता है, डांटता है और कहता है कि नहीं बस 2 और आपका माइंड इमीडिएटली डिस्ट्रैक्ट करता है और आप 25 की तरफ जाते हो। दैट्स हाउ यू गेट द सक्सेस। तो यहाँ पर मेंटोर की इस तरीके से बहुत जरूरत होती है, बिकॉज लाइक मोस्ट थिंग्स इन लाइफ एवरीथिंग कांट बी डन अलोन। यू कैन नॉट डू दैट अलोन।
तो मेंटोर की बहुत जरूरत पड़ती है, नॉट ओनली रिलेशन टू टेक्निकल पॉइंट्स, टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल पॉइंट्स, बट ऑल्सो टू बूस्ट अप आवर मोरल समटाइम्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. When we have started the practice, we have worked with a mentor, we have learned from the best of the people in the profession. Now when someone is starting their practice, तो ये जो क्वेश्चन है कि उन्हें क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, तो इसका क्या आपके पास आंसर है? अगर इसका कोई आंसर होता तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति प्रैक्टिस करता. इसका कोई यूनिवर्सल आंसर हो ही नहीं सकता कि हाउ टू गेट द क्लाइंट. हर एक सक्सेसफुल एडवोकेट की अपनी अलग अलग स्टोरी है कि उनको कैसे क्लाइंट मिले, उन्होंने कैसे उनको संभाला और कैसे उसको लेके वो आगे बढ़े, वो कितना फ्रूटफुल निकले, कितना वर्दी निकले उन क्लाइंट्स के लिए. हर एक एडवोकेट की एक अलग अलग स्टोरी है. लेकिन हाउ टू गेट द क्लाइंट, कई बार मैं देखता हूं कि क्लाइंट ना एक माया है. जैसे अगर हम देखेंगे, आप जितना उसके पीछे जाएंगे ना वो उतना दूर आपसे भागेगा. तो आप कई बार हम ओवर इंथुजियास्ट हो जाते हैं कि ये क्लाइंट चला जाएगा तो मेरे पास पैसे कहां से आएंगे. आप प्लीज याद रखिएगा, जो भी यंग लॉयर्स, मैं उनको सबको बोलना चाहूंगा कि जितना ही आप उनके पीछे भागेंगे, जितना आप उनको कॉल करेंगे कि सर आप आए नहीं, वो उतना दूर भागेंगे. उनके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि ऐसा क्यों कर रहा है साहब, कोई ये एडवोकेट ऐसे क्यों कर रहे हैं, इतना पीछे पीछे क्यों भाग रहे हैं. तो आप चीजों को नेचुरल छोड़ दीजिए. आप चीजों को बिल्कुल, आप जो भी आपके पास नॉलेज है आप उनको बताइए. आप बेसिक नॉलेज उनको दीजिए. सब कुछ भी एकदम से बताने की जरूरत नहीं है. लेट द थिंग्स गेट फाइनलाइज्ड फर्स्ट. भागने के पीछे जरूरत नहीं. अगर आपके अंदर टैलेंट है और वो टैलेंट अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी पर्सनालिटी से, डेफिनेटली एक नहीं आपके पास 100 क्लाइंट्स आएंगे. इट विल सर्व द पर्पस. तो इस प्रोफेशन में दो चीजें हमको समझनी है कि एक तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो नॉलेज रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो नॉलेज पहुंचना चाहिए जो भी व्यक्ति सामने आपके पास बैठा हुआ है. अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और आपके पास केवल नॉलेज है और आप बता नहीं पा रहे हैं अगर उन चीजों को, तो फिर वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा. That is also so that reflection is very important. That reaching is very important. That should reach people. I mean, obviously, practice is what brings the perfection. But हम जब नए हैं इस करियर में, मेरा एक मैटर लगा हुआ है, मुझे उसके लिए केस लॉस चाहिए और मुझे वो मिल नहीं रहा है. I think this is a obstruction which a lot of young lawyers face. Yes. So in scenarios में, what is just the paving way for them to figure it out? स्नेहा, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि हमें कोई जजमेंट नहीं मिल रहा है, हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की. द प्रॉब्लम इज कि बेसिक्स हमारे कई बार क्लियर नहीं होते हैं. हमें वो फ्रेजेस नहीं पता होते हैं जिस वजह से वो हमको जजमेंट मिलेगा. कि ढूंढना क्या है आपको नहीं पता है. क्योंकि देखो, गूगल एल्गोरिदम के हिसाब से काम करता है, कोई भी सर्च इंजन एल्गोरिदम के हिसाब से काम करता है. आप वो चीज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं जो हो सकता है कि 5 और 6,000 पेज में छुपी हो गूगल में. आप देखते हैं जब हम कोई भी सर्च करते हैं तो गूगल रिजल्ट निकालता है 1 करोड़ रिजल्ट, 2 करोड़ रिजल्ट. तो आप कहां तक उसको ढूंढेंगे. इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि आपके पास में एटलीस्ट बेयर एक्ट की लैंग्वेज जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि कोई भी लॉ को ढूंढना कहां है. तो उससे होगा क्या, अगर आपको पता है कि रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन है, ये सेक्शन 6 स्पेसिफिकली फैक्ट में दिया हुआ है. आप क्या करेंगे, सेक्शन 6 स्पेसिफिकली फैक्ट की कमेंट्री में जाएंगे. उस कमेंट्री में आप देखेंगे आपको जो भी रेलेवेंट जजमेंट चाहिए है. जैसे ही वो जजमेंट आपको मिल जाएगा, हो सकता है वो बहुत पुराना जजमेंट दिया हो, प्रीवी काउंसिल का हो, फेडरल कोर्ट का हो सकता है वो हाई कोर्ट का हो. अब आप उस जो वो फ्रेज यूज किया गया है उस पर्टिकुलर कमेंट्री में, आप उसको उठाइए, एग्जैक्टली वही फ्रेज आप उसको गूगल में डालिए और आप देखेंगे कि बहुत सारे कनेक्टेड जजमेंट्स आपको मिल गए जो रीसेंट जजमेंट 2023 के, 2022 के. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या फाइंड आउट करना है. दूसरा, कमेंट्रीज का इस्तेमाल करिए. मैं आजकल देख रहा हूं कि हर व्यक्ति एकदम कंप्लीटली ऑनलाइन आ चुका है. लॉयर्स की ऑफिसेज में बुक रखी होती हैं, वो आप देखेंगे पॉलिथीन में वो पैक रहती हैं, तो पीछे बैकग्राउंड में वो पॉलिथीन में पैक ही रहती हैं. वो बुक केवल अब हाथी के दांत बन चुके हैं. उन बुक्स को कोई निकालना नहीं चाहता है, उन बुक्स को कोई पढ़ना नहीं चाहता है और हर व्यक्ति केवल ऑनलाइन सर्च करना चाहता है. ऑनलाइन हर चीजें नहीं मिल सकती हैं, आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा, आपको बुक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा. उन बुक्स से आपको फ्रेजेस ढूंढने पड़ेंगे, की फ्रेजेस से ही आप रिसर्च कर सकते हैं. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट ऑनलाइन मिल जाती हैं, बट फॉर सम विच यू आर नॉट एबल टू गेट, you have to use this method and you have to go the traditional yes way. You have to go for the traditional, and law is very things. Specific, so we cannot just treat it like every other Google search. Definitely you cannot. Pavan, I just have a curiosity. सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे रेगुलर मैटर के केसेस डिस्पोज होने में 10-10 साल भी क्यों लग जाते हैं? जैसे आपने अभी एक एक्सप्रेशन यूज किया रेगुलर मैटर, तो पहले मैं सब लोगों को बता दूं कि रेगुलर मैटर क्या होते हैं. तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में केस होता है वो कई स्टेजेस में डिवाइड होता है. पहला तो होता है कि जब हम कोई भी स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन में कोर्ट या तो मैटर को डिसमिस कर देता है या उसमें नोटिस इशू कर देता है, बिकॉज स्पेशल लीव पिटीशन अपील नहीं होती है. जैसे स्पेशल लीव पिटीशन में नोटिस इशू सुप्रीम कोर्ट करते हैं, वो फिर मैटर एडमिशन स्टेज में पहुंच जाता है. अब कोर्ट उस मैटर को जब एडमिट करेंगे, तो एडमिट करने के बाद में
या तो वो डिस्पोज ऑफ कर देंगे या एडमिट करने के बाद में उस मैटर को वो रेगुलर मैटर की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब रेगुलर मैटर की कैटेगरी है कि वो एक वीकली लिस्ट निकलती है, वो ईयर के हिसाब से चलती है। जैसे कोई 2015 का मैटर है तो उस वीक में वो पूरी 2015 के जो उस हफ्ते में जो मैटर्स रहेंगे वो पूरा लिस्ट चलेगा इस हफ्ते के दौरान में। अब इसमें डिस्पोजल में क्यों टाइम लगता है, क्योंकि रेगुलर मैटर की लिस्ट तक कई बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच ही नहीं पाता है। और उसका रीजन ये होता है स्नेहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास में हर एक कोर्ट रूम में अगर आप देखेंगे 70-70, 80-80 मैटर एक एक दिन में लिस्ट होते हैं। तो अगर कोर्ट 10:30 बजे बैठ रहा है और 4 बजे तक के बीच में सप्लीमेंट्री और एडमिशन मैटर ही कोर्ट को अगर कंप्लीट करने हैं 70 से 80 मैटर, तो कोर्ट कैसे कंप्लीट करेगा। दूसरा एक जो रीजन होता है रेगुलर मैटर के इवन लिस्टिंग में आने का, कई बार ऐसा होता है कि इट्स नॉट ओनली द मैटर ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ, इट्स द मैटर ऑफ कमिंग इन द लिस्ट। 2011-12 के मैटर अभी 2024 में लिस्टिंग में आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। इसका रीजन ये है कि प्रोसीजर, अगर आप सुप्रीम कोर्ट रूल्स देखेंगे 2013 फॉर एग्जांपल चैप्टर 19 अगर आप देखेंगे तो उसमें एक टाइटल दिया होता है प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड। तो जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की फाइल है, कोई ट्रायल कोर्ट की फाइल है, अब वो फाइल हिंदी में है या गुजराती में है, और ट्रायल कोर्ट की फाइल अगर 5 से 6 हजार पेज की है, क्योंकि उसमें सारे एविडेंसेस हुए हैं, हर चीज हुई है उसमें लोअर कोर्ट का ऑर्डर है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं उनको इंग्लिश ट्रांसलेशन उस चीज का चाहिए होता है, क्योंकि हो सकता है कोई केरला के जज हों या कोई कर्नाटका के जज हों। तो फिर जो रजिस्ट्रार होंगे जहां से वो अपील फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, वो रजिस्ट्रार पहले तो सारी चीजें ट्रांसलेट कराएंगे। हालांकि उसका टाइम पीरियड 6 महीने दिया हुआ है, बट इट्स नॉट इवन पॉसिबल टू गेट द डॉक्यूमेंट्स इन ट्रांसलेशन। तो केवल ट्रांसलेशन होने के लिए ही कई बार वो चीजें 4 साल 5 साल लग जाती हैं। ट्रांसलेशन हो रहा है क्योंकि ट्रांसलेशन जो ट्रांसलेटर्स हैं उनकी बहुत ज्यादा कमी है अभी कोर्ट में, और इवन बाहर भी बहुत ज्यादा गलत ट्रांसलेशन होते हैं, करेक्ट ट्रांसलेशन नहीं होते हैं। पूरा मटेरियल ट्रांसलेशन होने के बाद में फिर रजिस्ट्रार के पास आता है, वो सील लग के ट्रायल कोर्ट की, फिर रजिस्ट्रार फिर सुप्रीम कोर्ट को भेजता है, फिर वो कॉपी सप्लाई होती हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाया जाता है, फिर स्टेटमेंट ऑफ केस बनाया जाता है काउंसिल्स के द्वारा। तब जाके जब ये मैटर पूरा तैयार हो जाता है तब ये रेगुलर मैटर की लिस्ट तैयार की जाती है। सो दिस इज नॉट समथिंग कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस मैटर्स को डील नहीं करना चाहते हैं, मैटर को डिस्पोज ऑफ नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ देयर विल और विम्स एंड फैंसीज जो मैटर कर जाते हैं किसी भी मैटर को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, स्पेसिफिकली रेगुलर मैटर्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। पवन, ये जो प्रॉब्लम है कि आपने अभी जैसे बताया कि रेगुलर मैटर्स को डिस्पोज होने में इतना समय लगता है, नाउ डू यू थिंक इट्स अ ड्रॉबैक और डू यू थिंक दिस रेड टेपिज्म हैज अ सॉल्यूशन थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में आजकल बहुत डिबेट भी चल रहा है? जैसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, तो सुप्रीम कोर्ट में अभी 2 सॉफ्टवेयर लॉन्च हुए हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में अभी कोलैबोरेशन करके डेवलप हुआ है। पहला तो सॉफ्टवेयर है एक सुवास, जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, और एक है सुपेस। तो अगर हम सुवास की बात करें, जो ट्रांसलेशन वाला जो सॉफ्टवेयर है, वो मैंने आपको जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन आपने जब पूछा तो मैंने बताया था कि ट्रांसलेशन में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट उस सॉफ्टवेयर के थ्रू अब ट्रांसलेशन करवाना स्टार्ट कर रहा है। बट आपने एक नंबर भी बताया कि इतनी ही अब तक ट्रांसलेट हो भी पाए। यस, तो अभी जैसे आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो जजमेंट सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है कि हम जजमेंट्स को ट्रांसलेशन करना स्टार्ट किया है। तो जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं अभी अराउंड 9427 अप्रॉक्स जजमेंट्स हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट ट्रांसलेट कर पाए। अभी बहुत सारे जजमेंट्स बाकी हैं, तो इनको 12 लैंग्वेजेस में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, कन्नड़, ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेजेस जो कि स्केड्यूल में दी हुई। तो जो 12 रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें ये अभी हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तो केवल जजमेंट्स ट्रांसलेट हो रहे हैं। डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा काम कर रहा है मैटर को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। नो डाउट ये बहुत ज्यादा कारगर रहेगा इन फ्यूचर, क्योंकि जो मैंने आपको ट्रांसलेशन वाली प्रोसीजर बताई है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रांसलेट होने लगेंगे तो जो काम 5-5 साल का है, मुझे लगता है कि उसको 1 हफ्ता लगेगा केवल ट्रांसलेट करने के लिए। तो अभी वो है। और दूसरा एक और सॉफ्टवेयर है स्नेहा, जिसको हम बोलते हैं सुपेस। सुपेस जो सॉफ्टवेयर है ये जजेस को भी दिया गया है, दिल्ली हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के जजेस को भी दिया गया है एज अ ट्रायल बेसिस पे यूज करने के लिए। तो ये सॉफ्टवेयर जजमेंट नहीं देता है, बट ये सॉफ्टवेयर जजेस की इसमें एक चैटबॉट जैसे है। तो अगर वो डालेंगे कोई फैक्ट डालेंगे तो उससे रिलेटेड वो इमीडिएटली फैक्ट्स और उसकी लॉ ढूंढने में मदद करेगा। जैसे मानो उसमें मैंने अगर चैटबॉट में डाला कि व्हाट इज द डेट ऑफ द एक्सीडेंट, तो वो बता देगा कि डेट ऑफ द एक्सीडेंट ये है। देन इट विल आस्क द क्वेश्चन ऑल्सो कि क्या आप ये भी पूछना चाहते हैं कि एफआईआर की डेट क्या थी, या इससे रिलेटेड जो आई विटनेसेस क्या आप उसके बारे में पूछना चाहते हैं। इट्स अ कॉन्वर्सेशनल। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है। तो अभी इसमें बहुत सारे जजेस बैठे हैं जो इसको रिव्यू कर रहे हैं, वो इसके साथ बात कर रहे हैं, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो
आपका रेप्लिका है, आप उसको जो भी, इट्स लाइक अ चाइल्ड, आप जो भी उसको सिखाएंगे और जितना अच्छे व्यक्ति उसको जो भी सिखाएंगे वो वैसी बन जाएगी। काम हो रहा है। इवन द सुप्रीम कोर्ट जजेस, जस्टिस नागेश्वर राव जब वो थे सुप्रीम कोर्ट के, जब जज थे, इसके जब हेड थे, तो वो इसमें उन्होंने काफी काम किया है। वो खुद उन्होंने बैठ के बहुत सारी इसमें चीजें डाली हैं, उसको करेक्ट किया है, उसके ट्रांसलेशन को करेक्ट किया है, तो ये चीजें धीरे धीरे आ रही हैं और डेफिनेटली ये डिस्पोजल टाइम बहुत कम करेंगी, बहुत ज्यादा मदद होगी इसमें लोगों को, मुझे ऐसा लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। Now, Pawan, just a funny throw at you. We see that these young lawyers, they are in their professional attire, they are in their gowns, they are in their coats, and they are making these reels with like super trendy Bollywood music, which just does not go. So, what is your opinion about it? मैं इसमें एक चीज बोलूंगा कि हमारी गाउन की, हमारे कोट की, हमारे बैंड की एक गरिमा है, और पहले हमें उसको समझना पड़ेगा कि इस जो चीज पहने हुए हैं, जो आपने गाउन पहनी है, मैं देखता हूँ सुप्रीम कोर्ट से लोग सीढ़ियों से उतर रहे हैं और फिर गाने डाल के रखे हुए हैं बॉलीवुड के, और एकदम हीरोइक माहौल बनाया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बुक्स हैं जो उनको पढ़नी चाहिए बिफोर डूइंग ऑल दिस। तो मैं ये फर्मली बिलीव करता हूँ स्नेहा कि अगर कुछ बुक्स हैं जो वो पढ़ेंगे तो उसके बाद ये सब वो नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज एंड द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन। तो अगर वो बुक पढ़ेंगे प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एडवोकेसी बाय कृष्णा स्वामी अय्यर, जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के एग्जाम में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है, और अगर वो इसको पढ़ेंगे, और दूसरी बुक है द आर्ट ऑफ लॉयर, जो कि जस्टिस हिदायतुल्लाह थे, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने कंपाइल की थी, जिसमें बहुत ही वेरियस एसेज हैं, डिफरेंट जो जजेस थे इस दुनिया में, बहुत जो अच्छे जजेस थे, उनके आर्टिकल्स हैं। अगर वो इनको पढ़ेंगे तो अपने प्रोफेशन की इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे, इसका एलिगेंस समझ पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जो भी लोग ऐसे कर रहे हैं उनको देखो, डेफिनेटली उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई बैन नहीं है, कोई बार नहीं है, लेकिन हर बार हर एक चीज को करने के लिए बैन लगाने की जरूरत नहीं होती है। हमें भी ये चीजें समझनी होती है कि हम जिस प्रोफेशन में बैठे हैं उसका एलिगेंस क्या है। आप केवल आपके दोस्त आपको नहीं देख रहे हैं, जो बार है, जो बेंच है, जो आपके फ्रेटर्निटी के लोग हैं, जो बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं उस एलिगेंस के साथ में, वो भी आपको वॉच कर रहे हैं। यू मे बी रिस्पेक्टेड आफ्टर डूइंग दिस अमंग योर रिलेटिव्स, अमंग योर पीपल, बट जो ऊपर वाले लोग हैं, जो बहुत मेहनती और हार्डवर्क वाले लोग हैं, जिसने इस प्रोफेशन को सारी चीजों से बचाया हुआ है, वो उस चीज को रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। यू मस्ट रिस्पेक्ट द गाउन। डेफिनेटली आप बनाइए, चीजों को करिए, लेकिन एलिगेंस, उसका चार्म नहीं खोने पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Law is just such a beautiful and a noble profession, and when we see such scenarios and such clips where advocates अपने clients से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, we also see some clips जो viral हो जाते हैं कि वो उससे लड़ाई कर रहे हैं, they are beating them up. How does this make you feel? It's a very controversial question, लेकिन अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊं, आप देखिए, पहले एक चीज समझिए कि हमारा प्रोफेशन जो है, डेफिनेटली ये एक्सट्रीमली सर्विस वाला प्रोफेशन है, लेकिन हमें एट द सेम टाइम ये भी बैलेंस करने की जरूरत है कि कोई भी व्यक्ति अगर सर्विस उसको प्रोवाइड करनी भी है, क्योंकि जब पहले ये प्रोफेशन होता था, बहुत ही एलाइट क्लास इस प्रोफेशन में जाते थे। अब हर एक व्यक्ति, चाहे वो कहीं से भी है, नीचे से है या ऊपर से है, मिडिल क्लास है, हर एक व्यक्ति इस प्रोफेशन में जा रहा है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल आता है वो आता है सर्वाइवल का, कि अगर कोई व्यक्ति सर्विस प्रोवाइड डेफिनेटली करेंगे प्रोफेशन के प्रति, लेकिन सर्वाइव कैसे करेंगे। अब इसमें होता क्या है, रियल रीजन जो कई बार 95% केसेस में जो मैं फाइट देखता हूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो कोई एडवोकेट क्लाइंट को पीट रहे हैं, XYZ करते हैं, आई एम डेफिनेटली नॉट एट ऑल सपोर्टिंग दैट, बट इसका रियल रीजन ये होता है। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूं। मैंने एक क्लाइंट से बात की, क्लाइंट ने बोला कि सर, हम आपकी फीस को फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए आपको दे देंगे, आप हमारा ये केस प्लीज खत्म करवा दीजिए, जैसा भी है। हमारी ये फीस की बात हुई, विच इज कंप्लीटली ओके। मैंने बोला ठीक है, अभी आपके पास पैसा नहीं है, अभी आप बहुत गरीब हैं, जब आपका केस हो जाएगा आप मुझे 1 लाख रुपए या 50,000 जो भी देना है आप बाद में दे दीजिएगा, क्योंकि वो मेरा सर्वाइवल है, वो मेरी फीस है, उसमें मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। ये केस 5 साल तक चलता है। 5 साल के बाद में आपको जब मैं फैसला सुनवा देता हूं, जब मैं अपनी फीस मांगता हूं, आप मेरा फोन इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो, आप मेरा फोन नहीं उठाते। मैंने आपके केस के लिए 5 साल लड़ाई की है, आप फोन उठाना बंद कर दोगे, आप इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे, है ना, आप मेरी तरफ पलट के नहीं देखोगे, मुड़ोगे नहीं। और जब ऐसी चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो जो एक फ्रस्ट्रेशन रहता है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट्स में, या कहीं कोई भी एडवोकेट में, कोई अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देता है और कोई अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल पाता है, तो ये फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे आ जाता है। तो जब लड़ाइयां देखते हैं कोर्ट में, ये ऐसा नहीं है कि कोई गुंडागर्दी कर रहा है, ये ऐसा है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये एडवोकेट्स की वो निकलती है। तो मैं डेफिनेटली इसको सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन But there's a story behind there's a story behind, there has to be some alternative
what for we this. see on social media is just a viral clip, but yes. और कई बार ऐसा देखता हूँ स्नेहा, लोग सजेस्ट करते हैं कि आप उसको पीटिए मत, लेकिन आप उसके लिए केस फाइल कीजिए। अब हमारे प्रोफेशन में खुद का केस फाइल करना और खुद का केस लड़ना ये एक अच्छी चीज नहीं मानी जाती। इफ आई एम कंटेस्टिंग माई ओन केस, दिस इज नॉट गुड थिंग। कई बार बोलते हैं ना कि डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता, वैसे ही एक एडवोकेट अपना केस खुद नहीं लड़ना चाहिए। लड़ने को तो मैं लड़ ही सकता हूँ पार्टी इन पर्सन, बट लड़ना नहीं चाहिए। अब मैं अपना, तो होगा क्या, जैसे मैंने किसी क्लाइंट के साथ में कोई बात की है, अब मैं अपनी फीस के लिए लिटिगेशन में चला जाऊंगा, ये फ्रस्ट्रेशन बहुत डेंजरस होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से कोई प्रोटेक्शन इस तरीके से देना चाहिए कि एडवोकेट अपनी जो जेन्युइन फीस है उसको रिकवर कर पाए। तो बहुत स्टोरी है इसके पीछे। because even the advocates, they are humans at the end of the day. Yes, they should not do it, but they should definitely not do it. They should have control on their emotions. They should be careful in their next transactions. But ये चीज definitely justified नहीं है। The more we talk about law, the more we come to this conclusion that this knowledge is just endless. So when a young lawyer has started their practice, what are some books that really will help them along the way? कुछ बुक्स हैं जो आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई भी लॉ स्टूडेंट को या जो भी यंग लॉयर्स उनको पढ़ना चाहिए। पहली बुक है प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एडवोकेसी बाय कृष्णस्वामी अय्यर, जो कि आपको प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एडवोकेसी के बारे में बताएगी कि आप यस द एलिगेंस अबाउट दिस प्रोफेशन। दूसरा लीगल राइटिंग के बारे में अगर आपको जानना है, हाउ टू आर्ग्यू, हाउ टू ड्राफ्ट द मैटर्स, देन आप जा सकते हैं द आर्ट ऑफ लॉयर बाय जस्टिस हिदायतुल्लाह। ऑटोबायोग्राफीज में अगर आपको जाना है तो बिफोर द मेमोरी फेड्स बाय फाली नरीमन आप पढ़ सकते हैं। द जुडिशरी आई सर्व्ड बाय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आप पढ़ सकते हैं। द कोर्ट रूम जीनियस ऑन नानी पालकीवाला आप पढ़ सकते हैं। और द रोज इन दिसंबर बाय एमसी चागला। ये कुछ बुक्स हैं जो आपको डेफिनेटली बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए और पढ़नी चाहिए किसी भी यंग लॉयर। These are some Bibles for any young lawyer. Yes. Those books will teach you the real meaning of this profession. So Pawan, like we are understanding कि कोई भी एक young lawyer जब है, हम उसे बस उस lawyer के perspective में देखते हैं, but we forget that they are humans, and obviously because they are humans, बहुत सारी चीजें लाइफ में होती है जो हमें demoralize कर देती हैं, हमें बहुत निराश कर देती हैं। So for so many young lawyers who can actually serve, who can actually make a difference, and there would be things that would happen to them that they would just feel to just drop the practice. So what is your piece of advice for so many people who might find themselves unfortunately in such scenarios? देखिए होता क्या है इस प्रोफेशन में, जब हम लॉ प्रैक्टिस में आते हैं, लॉ प्रैक्टिस में केवल आईक्यू मैटर नहीं करता है। बहुत सारे बहुत ही जीनियस स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो प्रैक्टिस छोड़ चुके हैं और उन्होंने दे बिकेम असिस्टेंट प्रोफेसर इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड, और उन्होंने कुछ और करना स्टार्ट किया है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब ऐसे अच्छे स्टूडेंट जब प्रैक्टिस को छोड़ के जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि जो सर्विंग एटीट्यूड है वो बहुत कम बच पाता है, और जो नॉन सर्विंग लोग हैं वो इस प्रोफेशन में आके एकदम बस जाते हैं। केवल इस प्रोफेशन में आईक्यू मैटर नहीं करता है, एज आई टोल्ड यू। इसमें आपका एसक्यू जिसको हम सोशल क्वेश्चन बोलते हैं और ईक्यू जिसको हम इमोशनल क्वेश्चन बोलते हैं, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई एक एडवोकेट अगर है वो एक जेंटलमैन है। जेंटलमैन है मतलब उसका वो केवल इंटेलिजेंट केवल किताबों में नहीं है, वो सोसाइटी की चीजों से रिलेटेड भी इंटेलिजेंट है, वो इमोशंस को कंट्रोल करने में भी बहुत इंटेलिजेंट है। अब आपने जैसे कि क्वेश्चन पूछा कि ऐसे लोग जब छोड़ जाते हैं तो उनको कैसे कंट्रोल करें अपने आप को कि इस प्रोफेशन में रहें। मैं इसमें एक चीज बोलूंगा, मुझे एक चीज याद आ रही है यहाँ पर स्नेहा। जब आप गीता पढ़ेंगे, भागवत गीता पढ़ेंगे, वहां पर कृष्ण और अर्जुन का एक संवाद होता है जहां पर अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि वो उनको बोलते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं कर्म करूंगा और फल की इच्छा नहीं करूंगा, तो मैं क्या ये दुनिया छोड़ के मैं कहीं और चला जाता हूँ, हिमालय वगैरह चला जाता हूँ, मैं वहां रहने लगता हूँ। तो वो बोलते हैं कि नहीं, कर्मयोग का मतलब ये नहीं है। कर्मयोग का जनरल जो मतलब है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, मैं कोई फिलोसफिकल लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा। कर्मयोग का उन्होंने एक यहाँ पर तुलना करी, और तुलना ये की कि जैसे एक दलदल होता है, दलदल में जब कोई कमल खिलना होता है ना तो उसमें थोड़ी पानी की भी जरूरत होती है ना, और कुछ कीचड़ की जरूरत होती है, तब जाके वो कमल खिल पाता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो बहुत अच्छी प्रवृत्ति के अच्छे नेचर के लोग हैं, उनकी जो प्रवृत्ति होती है ना स्नेहा, वो छोड़ने की प्रवृत्ति होती है, वो चीजों को छोड़ के भागना चाहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे घर में जब फैमिली डिस्प्यूट होता है तो कोई अगर कोई एक अच्छा भाई है, अच्छी बहन है, वो बोलेगी ठीक है तुम रख लो सारी प्रॉपर्टी, मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ, मुझे इस दलदल में नहीं, मुझे पढ़ना ही नहीं इसमें। तो जो अच्छे लोगों की प्रवृत्ति है ये छोड़ने की होती है, और जो बुरे लोगों की जो प्रवृत्ति होती है ना वो पकड़ने की होती है, वो पकड़ के रखते हैं चीजों को कि मैं नहीं छोड़ूंगा। जो राक्षस प्रवृत्ति की जिनको हम लोग बोलते हैं वो पकड़ के रखते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि अगर जो दलदल है, अगर उसका सारा पानी जब सूरज की किरणें पड़ेंगी, और अगर सारा पानी सूरज की किरणें मतलब जो प्रेशर पड़ेगा डीपली इमोशंस का, है ना, जब लाइफ आपको झटके देगी, तो जो पानी होता है ना, जो अच्छे लोग हैं ना वो छोड़ के जाना स्टार्ट करते थे, जो वाष्प बन के उड़ जाते हैं उस सूरज में।
और अगर वो सारा का सारा पानी अगर उड़ जाएगा तो फिर कमल कभी नहीं खिल पाएगा। इससे हमें ये समझने की जरूरत है कि इसका मतलब ये है कि आपको कुछ पानी आपने देखा होगा तब भी बच जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उस दलदल में हमें उस पानी की तरह रहना है, उस कीचड़ के साथ में, क्योंकि हम कमल खिला सकें। इसका मतलब ये है कि हमें इसी संसार में रहना है, इसी संसार में रह के हमें सारी चीजों को छोड़ के, मोह माया को छोड़ के हमें अपने कर्मों में ध्यान देना है। तो सिंपल सी चीज ये है कि अगर हर एक प्रोफेशन से अगर अच्छे लोग छोड़ के चले जाएंगे, जैसे डॉक्टर्स हैं, अगर सारे अच्छे डॉक्टर्स चले जाएंगे तो केवल बुरे बुरे डॉक्टर्स बचेंगे, तो फिर ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अगर पॉलिटिशियंस हैं, अगर केवल सारे अच्छे पॉलिटिशियन अगर वहां से चले जाएंगे तो केवल बुरे बुरे पॉलिटिशियन बचेंगे, तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ऐसे ही अगर हमारे लीगल प्रोफेशन में अगर सारे अच्छे एडवोकेट जिनका दिल अच्छा है, जो लोगों की मदद कर सकते हैं, अगर हर एक व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा तो फिर यहाँ पर कैसे लोग बचेंगे? So this is not just for your individual good but also for the greater good. Definitely for the greater good. तो आप यहीं रहिए, आप अपने आप को कन्विंस कीजिए, आप भगवत गीता पढ़िए, आप कोई भी ग्रंथ पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए। Yes, you have to be in this profession and you have to serve the people. That's why I told you in the beginning, this profession is not for your own good, but for serving. This attitude, this perception, this inner conscience, that it has to be in your mind. तब आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। Pawan, whatever you have tried to share with us, whatever you have tried to educate the people about or make them understand, it's been very insightful. और आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे यंग लॉयर्स है जो अपने आप को किसी ना किसी इस पॉइंट पे पाए हैं जहां पे उन्हें कुछ गाइडेंस मिल जाता, एंड अंत में हर इंसान यही चाहेगा कि वो एक्सेल करे लाइफ में। सो अगर आपको लास्ट में जस्ट टू कंक्लूड, जस्ट इन अ नटशेल, इफ यू वांट टू गाइड द यंग लॉयर्स कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उन्हें हेल्प करेगी अंत में एक्सेल करने की, वो दुनिया में सर्वाइव कर लेंगे, वो हर चीज का ध्यान रख लेंगे, बट फॉर देमसेल्व्स व्हाट इज दैट दे मस्ट वर्क अपॉन सो दैट दे कैन एक्सेल इन दिस प्रोफेशन? तो मैं सबसे पहले सभी को ये बोलूंगा, प्लीज बी हम्बल। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि देखो, ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, जैसे ही ये सारी चीजें आना स्टार्ट होती है ना, एक व्यक्ति ऑटोमेटिकली इगोइस्टिक होना स्टार्ट हो जाता है, ह्यूमिलिटी खो जाती है। यहाँ पर आपको हम्बल रहना है, आपको अपने जूनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है, आपको अपने जूनियर्स को सुनना है, एसोसिएट्स को सुनना है, आपको इंटर्न्स के साथ अच्छे से बिहेव करना है। कई बार मैं देखता हूँ कि बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव किया जाता है। बहुत सारे अगर आप बड़े लोगों से मिलेंगे ना, जैसे जो बहुत अच्छी स्टेज पर पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छे स्टेचर पे पहुंच चुके हैं, जितने भी, इंक्लूडिंग आई हैव मेट डॉक्टर मनमोहन सिंह, आप बिलीव नहीं करेंगे कि कितने हम्बल ऐसे लोग होते हैं। लेकिन जो उनके आसपास के लोग रहेंगे, जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है या बहुत ज्यादा चीजें, जो खुद इस इतने ऊंची जगह पर नहीं पहुंचे हैं, वो बहुत इगोटिस्ट मुझे मिलते हैं। अगर मैं किसी भी बड़े व्यक्ति के पीए से मिलूंगा तो वो मुझे ज्यादा इगोटिस्ट लगेगा कंपैरेटिवली वो व्यक्ति जिसका वो पीए है। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मानना यह है कि आप इसमें बहुत हम्बल रहिए। लास्ट तक आते आते आप जब 70, 80, 90 की एज में पहुंचेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑटोमेटिकली हम्बल हो जाएंगे। समय आपको हम्बल बना देगा। अभी आप हम्बल नहीं है, समय, मुझे लगता है कि आप, एक ऐसा टाइम आता है कि आप धीरे 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 ऐसी स्टेज आती है कि आप हम्बल हो जाते हैं। तो ह्यूमिलिटी सीखना बहुत जरूरी है। Because we've all seen, जिस पेड़ में सबसे ज्यादा फल होते हैं वो हमेशा झुका हुआ होता है। डेफिनेटली वेरी करेक्टली यू सेड। तो ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस सीखनी बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम ऑल द जो भी नॉलेज है, ये सब चलती रहेगी, लाइफ टाइम प्रोग्रेस है। ह्यूमिलिटी होना जो आपको एक स्टैंड अपार्ट करता है दूसरे लोगों से, ये आना बहुत जरूरी है। And I'm pretty sure, Pawan, there are so many things that you have said that you need a mentor. सब चीजें किताबों में नहीं होती हैं। बहुत सारे young lawyers जिन लोगों ने बहुत सारी चीजें already pass कर चुकी है, whatever you have tried to share with us, this is not something that we would find in books. You're sharing this from your experiences of your mentors, and I'm sure that this is something which so many of the young lawyers can actually put to use. Thank you so much, Sneha, for putting forth so many wonderful questions. और जितने भी लोग हैं, जो भी, आई बिलीव कुछ ना कुछ उनको इससे हेल्प मिले और असिस्टेंस मिले, और सब अपनी लाइफ में अच्छा करें और लोगों को सर्व करें, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। थैंक यू सो मच।